जय हिंद आप सभी को। शुरू करते हैं साइंस की क्लास, जिसमें एमसीक्यू है और एमसीक्यू की क्या है, टॉपिक के साथ जो डिटेल है वो भी हम इसमें साथ साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा भाई, पढ़िएगा क्या है। दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है पोटेशियम व कैल्शियम है, ऑप्शन बी में कैल्शियम व मैग्नीशियम है, ऑप्शन सी कैल्शियम व फास्फोरस है और ऑप्शन डी फास्फोरस व सल्फर है। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा, दांतों और हड्डियों में जो तत्व पाया जाता है वो ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा, कैल्शियम और फास्फोरस। आपको पता होगा कि जो हड्डियों का जो निर्माण है वो किससे होता है, कैल्शियम से होता है। किससे होता है, कैल्शियम से। और फास्फोरस क्या करता है, ये भी हड्डियों के लिए जरूरी है, जो आपको क्या देता है, मजबूती देता है। क्या देता है, मजबूती देता है। कैल्शियम और फास्फोरस दोनों ही हड्डियों के लिए क्या है, जरूरी तत्व है। एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि जो हड्डियां हैं, ठीक है ना, हड्डियों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, हड्डियों के अंदर कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा भाई, ओसिन प्रोटीन होता है। कौन सा होता है, ओसिन नाम का प्रोटीन है जो हड्डियों में पाया जाता है। क्लियर है ये बात? आपसे ये पूछा गया है कि हड्डियां जो है वो कैल्शियम से बनती हैं, कैल्शियम की कमी होने से हड्डियों में एक रोग भी होता है। ठीक है ना, कैल्शियम की अगर कमी हो जाती है तो हड्डियों में एक रोग होता है, उसका नाम क्या है, एक तो होता है रिकेट्स। क्या होता है, रिकेट्स। रिकेट्स जो रोग होता है वो कैल्शियम की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, कैल्शियम। या ये बोलिएगा कि विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से। अगर विटामिन डी की कमी हो गई तो हड्डियों में कौन सा रोग हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक और रोग की बात करें तो इसको एक और होता है ओस्टियोमलेशिया। ठीक है ना, क्या होता है, ओस्टियोमलेशिया। ठीक है ना, ओस्टियोमलेशिया। एक्चुअली क्या है, जो ये रिकेट्स है ये बच्चों में होता है। ये किसमें होता है, बच्चों में। और ओस्टियोमलेशिया जो होता है वो किसमें होता है, बड़ों में। आपको ये बात 100% याद रह जानी चाहिए कि जो हड्डियों में विटामिन डी की कमी से मानिएगा या कैल्शियम की कमी से मानिएगा, तो कौन सा रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है। और अगर रिकेट्स ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या बताओगे, ओस्टियोमलेशिया। क्या बताओगे, ओस्टियोमलेशिया नाम का रोग होता है। और किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। तो इतनी बात समझ में आ गई। हड्डियों में कौन सा विटामिन चाहिए भाई, कैल्शियम। कौन सा, कैल्शियम। अब आप ये बताइएगा, जो कैल्शियम है वो हमारे को किससे मिलता है, कैल्शियम किससे मिलता है, एक तो सूर्य से मिलता है। किससे मिलता है, सूर्य से। सबसे ज्यादा जो हमारी जो स्किन है, अगर हम सूर्य के सनलाइट के अगर डायरेक्ट संपर्क में खड़े हैं तो क्या होगा, कैल्शियम जो है वो बनने लग जाएगा। और कैल्शियम से रोग आपको पता ही चल चुका है। समझ में आया, हड्डियों में रोग पता चल गया। एक और चीज आपको इसी के साथ बता दी जाती है कि अगर आपको यह पूछा जाता है कि जो हड्डियां हैं उनसे संबंधित अगर कोई अध्ययन की बात आती है, ठीक है ना, हड्डियों से संबंधित अध्ययन, हड्डियों का जो अध्ययन है वो किस में किया जाता है, तो वो किया जाता है ओस्टियोलॉजी। क्या है, ओस्टियोलॉजी। देखिएगा, ऑर्थो या ओस्टियो की अगर बात करें ना, ओस्टियो की, तो वो हड्डियों से संबंधित होता है। ओस्टोमलेशिया रोग होगा, ओस्टोलॉजी जैसे बायोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी, जिसके आगे लॉजी वगैरह आती है तो इन्हें पता ही आपको, स्टडी होती है। क्या होती है, स्टडी होती है, उसमें अध्ययन किया जाता है। तो लॉजी तो जहां पर जिसके अध्ययन की बात आती है तो लगता ही लगता है, साथ में बस उसका ये वर्ड जोड़ा जाता है कि ओस्टियो। जैसे जीव विज्ञान का अध्ययन किया जाएगा तो वो किसमें किया जाएगा, बायोलॉजी या जूलॉजी में। ठीक है ना, तो ये चीजें आपको क्या रहनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। समझ में आया ये क्वेश्चन? चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये मैंने कल भी करवाया था क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है, तो कौन सी है, सौरमंडल है। कल भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। टोटल कितनी लेयर है, 5 लेयर है। कितनी लेयर है, 5 लेयर है। सबसे पहले कौन सी है, सौरमंडल। कौन सी है, सौरमंडल। फिर कौन सी है, समताप मंडल। कौन सी है, समताप मंडल। फिर कौन सा है, मध्य मंडल। फिर कौन सा है, आयन मंडल। कौन सा है, आयन मंडल। और फिर कौन सा है, बाह्य मंडल। कौन सा है, बाह्य मंडल। तो ये 5 परतें हैं और सबसे जो नीचे की परत है वो कौन सी है, सौरमंडल। क्लियर है ये चीज? ठीक है भाई, अगला देखिएगा। उसके बाद में है मानव गुर्दे में, पढ़िएगा क्वेश्चन क्या है। यस, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है।
तो ऑप्शन ए में कैल्शियम या सोडियम एस्टेट, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम ऑक्सलेट। तो जो मनो के गुर्दे में यानी कि किडनी स्टोन, कई बार क्या मोस्टली जैसे नॉर्थ रीजन है ना, पंजाब हरियाणा राजस्थान, तो इसको ये बोलते हैं कि स्टोन जोन भी बोल सकते हैं यहाँ पे। सबसे ज्यादा मतलब वहां पर क्या है, पानी के अंदर मान के चलिएगा या कैल्शियम ऑक्सलेट ज्यादा फॉर्म होता है। तो जो कैल्शियम ऑक्सलेट है वो किसके अंदर है भाई, पथरी बनने का कारण है। कौन सा है, कैल्शियम ऑक्सलेट। क्लियर है, समझ में आया। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, देखिएगा भाई, इसमें क्या है, लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर किस चीज का लेप किया जाता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए आपने देखा है कि कई बार जो लकड़ी की जो दरवाजे होते हैं उनमें क्या है, कीड़े लगते हैं, ठीक है ना। तो उनको बचाने के लिए उस पर क्या चीज का लेप किया जाता है, किस चीज का। तो यहां पर ऑप्शन ए में है सोडियम क्लोराइड का, जिंक क्लोराइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का या अमोनियम क्लोराइड का। तो बताइएगा कौन सा है। तो इसमें जो सही ऑप्शन रहेगा आपका जिंक क्लोराइड रहेगा। क्या रहेगा, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का लेप करने के बाद में क्या है, लकड़ी को कीड़े वगैरह जो है वो नहीं लगते हैं। सही है, समझ में आया। ठीक है भाई। सिल्वर ब्रोमाइड का यूज अगर हम बात करें तो फोटोग्राफी में यूज होता है। किसमें होता है, फोटोग्राफी वगैरह में यूज होता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्या है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है। तो जब स्टार्च को शर्करा में बदलने की जो बारी आती है तो किसके द्वारा आती है। ऑप्शन ए में एमाइलेज, टाइलेन, पेप्सिन, लाइपेज। तो इसमें जो स्टार्च को जो शर्करा में बदलता है वो कौन है भाई, अमाइलेज है। कौन है, अमाइलेज है, ठीक है ना, अमाइलेज है। पेप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन को पचाता है। किसको पचाता है, प्रोटीन को पचाता है। टाइलिन और लाइपेज जो है ये लार के अंदर होते हैं। टाइलिन होता है लार के अंदर और लाइपेज जो है अग्नाशय। जैसे अग्नाशय से हम अगर क्वेश्चन पूछे ना, अग्नाशय कितने प्रकार के रस पाचक रस छोड़ता, तो एलएटी से याद रखना है। किससे रखना है, एलएटी से, लैट से, ठीक है ना। ये होता है लाइपेज, ये क्या होता है, लाइपेज। ये होता है अमाइलेज, ये क्या होता है, अमाइलेज। और ये होता है ट्रिप्सिन, ये क्या होता है, ट्रिप्सिन, ठीक है ना, ट्रिप्सिन। ये जहां पर सीन, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, तो ये सभी किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन का पाचन करते हैं। किसका पाचन करते हैं, प्रोटीन का। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि अग्नाशय, पैनक्रियाज, ठीक है ना, पैनक्रियाज की अगर बात की जाए अग्नाशय, तो कितने प्रकार के पाचक रस छोड़ता है, 3 प्रकार के, जिससे आप याद रख सकते हो, लैट, एलएटी, लैट, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। एक इसमें फैट को डाइजेस्ट करता है, एक प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और एक क्या करता है, बस कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करवाता है। एक क्वेश्चन इससे यह भी पूछा जा सकता है, जो भोजन है, भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स, भोजन में कार्बोहाइड्रेट्स का जो पाचन है वो कहां से स्टार्ट होता है, मुंह से स्टार्ट हो जाता है। कहां से स्टार्ट हो जाता है, मुंह से, ठीक है ना, मुंह से स्टार्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। आपको इतना तो पता होगा ना कि मेन कंपोनेंट अगर भोजन के घटक की अगर बात करें, भोजन के घटक, भोजन के घटक या न्यूट्रिएंट्स की बात करें, खनिज लवणों की अगर बात करें, न्यूट्रिएंट्स या भोजन के घटक, जो भी आप लोग अच्छे से इजी वे में समझ पाओ, तो वो क्या होते हैं भोजन के अंदर। एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट्स, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स। उसके बाद आपके पास होते हैं प्रोटीन, क्या होते हैं, प्रोटीन। फिर क्या होते हैं, विटामिन, क्या होते हैं, विटामिन। फिर होती है वसा, फिर क्या होती है, वसा। उसके बाद क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, वसा। और उसके बाद में होता है खनिज लवण, क्या होता है, खनिज लवण, ठीक है ना। खनिज लवण को मिनरल्स बोला जाता है। और पानी, और एक होता है रुक्षांश, क्या होता है, रुक्षांश। ये क्या होते हैं, मेन कंपोनेंट ऑफ फूड होते हैं। आपसे पूछा भी जा सकता है कि भोजन के घटक कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक कार्बोहाइड्रेट्स होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है, और कौन सा होता है, वसा, खनिज लवण। अब आपसे ये पूछ लिया जाए, पता है ना, जो भी आप भोजन खाते हो डेली वेज में, उसमें ये सारी चीजें मिली होती हैं, ठीक है ना। इसलिए भोजन अलग अलग प्रकार से आप लोग उस चीज को, तो अगर आपसे पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर के लिए क्या करता है, तो ये किसका निर्माण करता है भाई, ऊर्जा का। किसका निर्माण करता है, ऊर्जा का।
प्रोटीन की अगर बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स ऊर्जा देता है हमारे को, क्या देता है? ऊर्जा। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या क्या आता है? जैसे स्वीट पोटैटो है, ठीक है, ग्लूकोज है। आप लोग दौड़ने से पहले ग्लूकोज वगैरह पीते हैं, तो वो आपको क्या देता है? ऊर्जा देता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है? एक प्रकार से कार्बोहाइड्रेट्स है। बाकी कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स या डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम पढ़ाएंगे, या हम ये बोलें कि पाचन तंत्र जब पढ़ाएंगे, ठीक है, तो इसमें कंप्लीटली हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, विटामिन क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं, कितने प्रकार के प्रोटीन होते हैं, कौन सा प्रोटीन सबसे अच्छा होता है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो लेकिन अभी फिलहाल के लिए ये पता होना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट्स आपको क्या देता है? ऊर्जा देता है। प्रोटीन क्या करता है? शरीर निर्माण में काम करता है। क्या करता है? शरीर निर्माण में, बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है ना, इसको बोला जाता है बॉडी बिल्डिंग ब्लॉक। लेते हैं ना, जिम वगैरह में जाते हैं तो आप प्रोटीन का जो है सेवन करते हैं। विटामिन हमारे शरीर के साथ क्या करते हैं? रोगों से बचाते हैं। क्या करते हैं? रोगों से बचाते हैं, ठीक है ना, इम्यूनिटी पावर को डेवलप करते हैं ये। उसके बाद में वसा की अगर बात करें तो वसा क्या करती है? ऊर्जा देती है। वसा क्या करती है? ऊर्जा। ये क्या हुआ कि कार्बोहाइड्रेट्स और वसा दोनों ही ऊर्जा देने लग रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपको इंस्टेंटली एनर्जी देता है। क्या करता है? तुरंत प्रभाव से। अगर आपको अभी दौड़ना है तो दौड़ने से पहले आप घी या दूध नहीं खाओगे, आप क्या लोगे? ग्लूकोज लोगे। क्योंकि घी और दूध क्या है? हैवी होते हैं और डाइजेशन होने में क्या लेते हैं? टाइम लेते हैं। पाचन होने में क्या लेते हैं? टाइम लेते हैं। लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? शरीर के अंदर गया और ग्लूकोज जो है डायरेक्ट किसी में चेंज होने लगता है, ऊर्जा में, एनर्जी में चेंज होने लगता है। तो इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स को सरल का मतलब वो भी बोला जाता है, ग्लूकोज को सरल कार्बोहाइड्रेट्स बोला जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स क्या देता है? ऊर्जा। वसा क्या देती है? लेकिन जो वसा ऊर्जा देती है वो लंबे समय के लिए देती है। किसके लिए देती है? लंबे समय के लिए। क्लियर है? उसके बाद में खनिज लवण। खनिज लवण हमारे लिए जरूरी है, यानी कि मिनरल्स के लिए अगर बात करें, हड्डियां, दांत, ब्रेन, हार्ट, ब्लड प्रेशर, ये सारी चीजों को जो कंट्रोल या मेंटेन करता है वो कौन करते हैं? खनिज लवण करते हैं, ठीक है ना। याददाश्त बढ़ानी है, मैग्नीशियम लीजिएगा, ठीक है ना, पोटेशियम खाइएगा, हार्ट को सही रखना है, फंक्शनिंग अच्छी रखनी है, जिंक खाइएगा, ठीक है ना। और आरबीसी को ज्यादा मात्रा में, अगर हमने लोहा वगैरह जो अपनी आरबीसी है, रक्त को अगर ज्यादा बढ़ाना है तो आयरन की मात्रा को पूरा कीजिएगा, ठीक है। हड्डियों को मजबूत रखना है तो कैल्शियम लीजिएगा। तो मतलब ये सारी चीजें, मिनरल्स जो है हमारे शरीर की जो फंक्शनिंग है उसको स्मूथली, सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम और आयोडीन है, पीएच वैल्यू, यानी कि अपना जो पीएच वैल्यू प्लस पानी की जो मात्रा है उसको क्या रखते हैं? मेंटेन रखते हैं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को? ठीक है। तो खनिज लवण अभी ब्रीफली हमने डीपली नहीं किया है, ऊपर ऊपर से हम इस चीज को नोट डाउन कर रहे हैं। तो खनिज लवण क्या होते हैं? शरीर की फंक्शनिंग में पानी भाई सिर्फ मदद करता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। और रुक्षांश जो भोजन खाते हैं उसके साथ हमारे जो डाइजेशन सिस्टम में क्या होते हैं? रुक्षांश या रफेज बोलते हैं, वो मदद करते हैं। तो अपना क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि स्टार्च का जो शर्करा में बदलता है वो कौन बदलता है? अमाइलेज। तो करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला है भाई, ये भी हमने कल किया था क्वेश्चन। अतम हत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो बताइएगा, किसके? लाइसोसोम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्म हत्या की थैली क्या है? लाइसोसोम। पसीने में क्या होता है? लाइसोसोम। आंसू में क्या होता है? लाइसोसोम, ठीक है। तो आत्म हत्या की थैली किसको बोला जाता है? लाइसोसोम को बोला जाता है। तो ये जो सेंट्रोसोम लिखा हुआ है इसका काम क्या है? सेंट्रोसोम जो लिखा होता है, मैंने कल बताया था, एक कोशिका के अंदर सेंट्रोसोम होता है जो कोशिका विभाजन का कार्य करता है। क्या करता है? दोबारा फिर मैं एक बार डिस्कस कर रहा हूं आपको। ये किस चीज का मॉडल है? सेल। क्या है? सेल, या जिसको बोल सकते हैं कोशिका। और कोशिका से संबंधित ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मानव की या जो भी जीवित जो चीजें हैं उनकी सबसे छोटी कार्यात्मक, यानी कि काम करने वाली, फंक्शन कर रही है जो, वो इकाई क्या है? तो सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका ही है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? वो क्या रहेगी? कोशिका रहेगी। कोशिका के बीच में ये क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? या केंद्रक बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? केंद्रक। नहीं समझ में आया? क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। इसके अंदर एक ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन बताएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? वैभव, क्या करता है माइटोकॉन्ड्रिया? पावर हाउस होता है, ठीक है, ऊर्जा ग्रह होता है। कोशिका का क्या होता है? ऊर्जा ग्रह होता है। ये
38 एटीपी जो मिलकर निर्माण करते हैं, ठीक है ना, प्रोटीन वगैरह जो अगर हम बात करें ऊर्जा निर्माण में तो 38 एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म की अगर कई बार फुल फॉर्म जाता है एडिनोसाइन ट्राई फास्फेट होता है, एडिनोसाइन ट्राई फास्फेट होता है। बाकी अभी आप सिर्फ ये याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण करना। फिर इस ऊर्जा को जो बना हुआ है उसको कहीं लेके जानी है कि नहीं लेके जानी, ट्रांसफर करनी है ना शरीर में, तो ट्रांसफर करने का काम कौन करता है, गाल्जी बॉडी। कौन करता है, गाल्जी बॉडी। क्लियर है। अब गाल्जी बॉडी करता है तो शरीर के अंदर पानी भी हमारे को स्टोर रखना है, तो वो कौन स्टोर करके रखता है, वैक्यूल्स। कौन रखता है, वैक्यूल्स। पानी को अगर स्टोर करके रखता है, पानी की ग्रंथियां होती हैं ये, तो ये क्या होती हैं, वैक्यूल्स होता है। फिर हमने पढ़ा सेंट्रोसोम। क्या पढ़ा, सेंट्रोसोम, ठीक है ना। सेंट्रोसोम क्या काम करता है, कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन। तेरे को समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ाने लग रहे हैं, साइंस है? चलो करते हैं तेरे से भी बात। सेंट्रोसोम का क्या काम है भाई, कोशिका विभाजन का कार्य करता है। और एक बचता है फिर आपका लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या काम करता है, आत्महत्या की थैली। लैंग्वेज तो समझ में आ रही है ना, अभी मैंने क्या बोला है, आत्महत्या की थैली। अब पता चला आत्महत्या की थैली किसको बोला जाता है, लाइसोसोम को। अगला देखिएगा क्वेश्चन, पढ़िएगा। एक वृक्ष की आयु अगर हमारे को पता लगानी है, ठीक है ना, एक पेड़ की आयु का पता लगाना है तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए में है इसकी ऊंचाई को माप के, ऑप्शन बी में है वार्षिक वल्यों की गिनती करके, ऑप्शन सी में है शाखाओं की गिनती करके, या इनमें से कोई नहीं। तो जब आप एक पेड़ को काटते हैं, जब आप एक पेड़ को काटते हैं तो उसके अंदर ऐसे ऐसे रिंग से नजर आएंगे आपको, आते हैं, इनको बोलते हैं वार्षिक वल्य। क्या बोलते हैं, वार्षिक वल्य। जितने वल्य, जितने चक्कर, उतनी ही पेड़ की उम्र, ठीक है ना, उतने ही वर्ष का होगा वो, जितने इसके अंदर सर्कल होंगे। तो पौधे की अगर एज का पता लगाना है तो वो किसके द्वारा लगाओगे भाई, काउंटिंग द एनुअल रिंग, यानी कि वार्षिक वल्यों की क्या करके, गिनती करके। क्लियर है। अगला क्वेश्चन भाई, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा होने वाला भाई रोग, रिकेट्स। अगर मैं बात करता हूं रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से, विटामिन ए की कमी से। रिकेट्स किससे, डी से। घेंगा रोग किससे, आयोडीन की कमी से। किसकी कमी से, आयोडीन की कमी से। कहां होता है ये घेंगा रोग, गले में, थायराइड, थायराइड ग्लैंड को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है ना। अगर थायराइड को ही अगर हम बात करें, थायराइड जो ग्रंथि है मानव शरीर की अंतःस्रावी सबसे बड़ी ग्रंथि है। थायराइड क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है मानव शरीर की। अगला देखिएगा, रेडियम की खोज भाई डिस्कस किसने, मैरी एंड पेरे क्यूरी ने। मैरी एंड पेरे क्यूरी ने किसकी खोज की थी, रेडियम की खोज की थी। उसके बाद में यहां पर एक चीज और दी हुई है, न्यूटन क्या है, बल का मात्रक। क्या है, बल का मात्रक। फंक क्या है, विटामिन की खोज करने वाला। कौन है, विटामिन की खोज करने वाला। और नन ऑफ दीज क्या है, ये तो कोई नहीं है ही, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अगला, पानी में घुलनशील विटामिन। क्या आपको ये पता है कि टोटल विटामिन कितने हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। इसमें से ये जो दो है ये किसके अंदर घुलनशील है, पानी के अंदर। ए, डी, ई, के, ये जो है वो किसके अंदर है, वसा के अंदर घुलनशील है। किसके अंदर घुलनशील है, वसा के अंदर घुलनशील है। तो यहां पर आपका जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा भाई, विटामिन बी। इन चारों में से विटामिन जो बी है वो आपका पानी में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब ये भी भाई आपसे है ना, पेपर में विटामिनों से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, बी का क्या है, सी का क्या है। जब विटामिन वाला चैप्टर करेंगे तो सभी के नाम एक बार फिर हम इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका बताइएगा। विटामिन बी1 बोलिएगा या विटामिन बी बोलिएगा। विटामिन बी का जो इन चार ऑप्शन में से है वो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, क्या रहेगा, थायमिन। तो इसका जो सही आंसर है विटामिन बी जो है, बी1 की अगर बात करते हैं तो वो क्या होता है, थायमिन।
अगर हम ये बात करते तो ये B2 का नाम है, किसका नाम है? B2 का नाम है। ये किसका है? B3 का नाम है। और ये किसका है? B4 का नाम है। समझ में आया? विटामिन B1 का नाम थायमीन, 2 का राइबोफ्लाविन, 3 का नियासिन, 4 का एडेनिन। ठीक है ना? क्या नाम है? एडेनिन। शाबाश भाई, ये याद रखने हैं, लिख लेना है कॉपी में। ठीक है? विटामिन B2 दोबारा से फिर बता दीजिएगा, ऑप्शन कौन सा है? शाबाश, कौन सा है? राइबोफ्लाविन। राइबोफ्लाविन किसका नाम है? राइबोफ्लाविन किसका? B2 का। किसका? और B1 का? B1 का दोबारा फिर बताइएगा। थायमीन। B2 का? 3 का? 4 का? ओडिनिन। ठीक है? एडेनिन भी बोल सकते हैं। ठीक है ना? बस याद रहना चाहिए, बोलिएगा कुछ भी। उसके बाद ये है, क्या होगा इसका आंसर? B3 का पूछा गया अब की बार, तो क्या होगा? नियासिन। क्या होगा? नियासिन। और अब की बार फिर फोर्थ पूछ लेगा, क्या है? एडेनिन। क्या है? एडेनिन। एडेनिन किसका नाम है? किसका है? ये किसका है? ये किसका है? ये किसका है? ये किसका है? विटामिन कितने होते हैं? कितने होते हैं? पानी में घुलनशील वाले बी और 4 कौन से होते हैं? वसा में घुलनशील हैं। अगला देखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम। यहां पर देखिएगा, ये जो टेकोफेरोल है, ये किसका नाम है? विटामिन ई का। विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है उसको क्या बोला जाता है? टेकोफेरोल। एस्कोर्बिक एसिड जो है वो किसका है? सी का। खट्टे फलों में जो होता है विटामिन सी जो है वो कौन सा हो गया? एस्कोर्बिक एसिड। और सिनोकोबेलामिन जो होता है ये किसका होता है? B12 का। किसका होता है? B12 का। और B12 के साथ एक बात और याद रखना, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? किसमें होता है? B12 में। B12 में कोबाल्ट होता है। क्या होता है? कोबाल्ट। और अगर B12 की अगर कमी है आप लोगों के अंदर तो इसका मतलब आलस आएगा। ठीक है? क्या आएगा? आलस आएगा। ठीक है? शरीर अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब B12 जो है वो किस विटामिन में होता है भाई? किस विटामिन में होता है? B12 में। और ये बच गया, ये किसका बच गया फिर? क्विनोलोन। किसका बच गया? विटामिन के का। विटामिन के का क्या नाम बच गया भाई? क्विनोलोन। तो ये सभी जो है विटामिन के नाम आप लोग याद रखिएगा। अगला है भाई विटामिन ई का नाम, टेकोफेरोल। क्या है भाई? टेकोफेरोल हमने पढ़ चुके हैं। ये विटामिन सी का था, ये किसका था? 12 का था। और ये किसका था? विटामिन के का था। उसके बाद विटामिन बी का हम पढ़ चुके हैं। ठीक है ना? सी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। विटामिन B12 का क्या रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना? सिनोकोबालामिन। उसके बाद में विटामिन के का रासायनिक नाम क्या बताया था? अभी डिस्कस किया है। टेकोफेरोल है, एस्कोर्बिक एसिड है, सिनोकोबालामिन है, या के का क्या है भाई? फिलोक्विनोन। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फिलोक्विनोन, जो आपका बिल्कुल करेक्ट एंड बढ़िया वाला जो आंसर है वही रहेगा। अगला है विटामिन ए निम्न में से किसका स्रोत है? विटामिन ए के स्रोत कौन कौन से हैं? विटामिन ए के स्रोत कौन से हैं? तो ऑप्शन ए में मुर्गी पालन है, स्वीट पोटैटो है, फलियां और दालें हैं, या दुग्ध उत्पाद है? तो कौन सा है? फलियां और दालें जो है वो क्या है? विटामिन ए का स्रोत है। और विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है? कौन सा होता है? रतौंधी होता है। पक्का? वेरी गुड। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम नहीं पढ़ा आप लोगों ने? नहीं पढ़ा ना? तो क्या नाम है? रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे तो क्या है? रेटिनॉल है। शाबाश भाई। चलिए आगे, बहुत बार डिस्कस कर चुके भाई। विटामिन की खोज किसने की थी? बेंजोक ने की थी, कैसमियर ने की थी, रोटसन ने की थी, इनमें से कोई नहीं ने की थी। ऑप्शन है बी आ जाएगा, कैसमियर फंक ने विटामिन की क्या की थी? खोज की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने में मदद करता है? क्या वो विटामिन ए है, सी है, डी है, या फिर के है? अगर रक्त का थक्का बनने में अगर कोई मदद करता है तो कौन करता है? लेकिन एक क्वेश्चन और भी पड़ा था, शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता तो कौन है भाई? हेपरिन है। कौन सा है? हेपरिन है। शरीर के अंदर थक्का नहीं बनता है हेपरिन की वजह से, और बाहर बनता है वो किसकी वजह से? विटामिन के की वजह से।
और ये आ गया भाई आपका न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है। पहले तो यही बताइएगा कि न्यूटन के नियम है कितने, गति के नियम, गति के कितने नियम है, 3 है। तो न्यूटन का जो पहला नियम है उसको क्या बोला जाता है, जड़ता का नियम बोला जाता है। न्यूटन का पहला नियम जड़ता का इसलिए बोला जाता है कि इसमें यह कहा गया है कि कोई भी चीज जब तक रेस्ट में है, मतलब रुकी हुई है, तो जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाएगा, बाहरी बल न लगाया जाएगा, वो नहीं चलेगी। और कोई जो चलती हुई चीज है, मोशन में है, जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाएगा वो नहीं रुकेगी। समझ में आया। सीधी सी साफ लैंग्वेज में एक ही बात है कि अगर कोई रेस्ट में है, रेस्ट का मतलब कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी हुई ही रहेगी, और चल रही है तो वो चलती हुई रहेगी। कब तक, जब तक उस पर कोई फोर्स बाहर से न लगा दिया जाए। समझ में आया। और इसी नियम को क्या बोला जाता है, जड़ता का नियम बोला जाता है। तो ये न्यूटन के 3 लॉ भी भाई डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। अगला देखिएगा क्या है, दिखाई दे रहा है, चौथा ऑप्शन दिखाई दे रहा है। देखिएगा 2 प्रकार के बल होते हैं, एक अपकेंद्रीय और एक अभिकेंद्रीय। केंद्र की तरफ लगने वाला बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय बल। केंद्र की तरफ लगने वाला बल क्या होता है, अभिकेंद्रीय। और केंद्र से बाहर लगने वाला बल कौन सा होता है, अपकेंद्रीय। तो जब हम किसी रोड के ऊपर, जब हमने टर्न लेना है, ये टर्न है, तो ये जो टर्न लेता है उस टाइम कौन सा बल हम अप्लाई करते हैं, तो अभिकेंद्रीय बल। मतलब गाड़ियों के जो घुमाव है, सड़कों के जो घुमाव है, वो ऑटोमेटिकली अंदर की तरफ रखे जाते हैं। किस बल की प्राप्ति करने के लिए, अभिकेंद्रीय बल प्राप्त करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके पास, सेम ही है भाई ये। अगला देखिएगा, दूध को मथने से अपने इसमें से क्रीम अलग हो जाती है, क्योंकि कौन सा बल काम करता है भाई, अपकेंद्रीय बल। अब दूध जो है, घी जो है, मक्खन जो है, वो उसके साथ अंदर की तरफ जाएगा, और दूध जो है वो कहां चला जाएगा, बाहर की तरफ। और इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, अपकेंद्रीय बल बोला जाता है। और इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तैरना जो है, स्विमिंग जो है, न्यूटन के किस नियम पर आधारित है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो फोर्थ तो है ही नहीं इसमें, नन है। ठीक है ना। तो न्यूटन का जो गति का नियम है, उसके अकॉर्डिंग जो तैरते हैं वो कौन से नियम पर है भाई। अब तीसरे नियम में क्या बोली गई है, अगर हम किसी चीज को, यानी कि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, प्रत्येक अभिक्रिया की क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। अब कुछ भी काम करोगे तो उसका एक अलग होगा। ठीक है ना। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप तैरते हो तो इसका मतलब पानी को पीछे की तरफ धकेलते हो, पानी को क्या करते हो, पीछे की तरफ धकेलते हो, और पानी आपको फिर आगे की तरफ फोर्स करता है। तो न्यूटन के गति के नियम पर भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं भाई, जब डिस्कस करेंगे तो क्लास में। तो ये आपका न्यूटन का तीसरा नियम पर आधारित है। और इसी के साथ जय हिंद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा चैनल है, और आपको यहाँ पर सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं, मतलब एजुकेशन से संबंधित। ठीक है। और अच्छे से वीडियो को देखना भी है, और ये नहीं कि वीडियो देख के बस ठीक है अपना काम चला लिया, उसको नोट भी करना है कॉपी में। ठीक है ना। कॉपी में जब तक ये क्वेश्चन नहीं होंगे आपका कुछ नहीं होने वाला। कॉपी में नोट कीजिएगा, बार बार रिवाइज कीजिएगा, समझ में नहीं आया है तो आपको जो क्लास में करवाया जा रहा है ऑफलाइन क्लास में आप लोग पूछिएगा। क्लियर है। तो चलिएगा आज के लिए जय हिंद।